नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर शास्त्री अपने क्लास नंबर 181 इलेक्ट्रोहोपैथी के सभी प्रेमियों का स्वागत करता हूं। रात 10:02 हुए हैं और मैं आपके बीच आपका पसंदीदा प्रोग्राम इलेक्ट्रोहोपैथी की कंपैरेटिव मेडिसिन को लेकर के आज मैं F1 और वेन1 की चर्चा आपसे करूंगा। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे कुछ आलोचक भी YouTube पर उतर करके हमारे इस क्लास को सुन करके आनंद लेते हैं और फिर मन मारते हुए एक आध लाइनें लिख देते हैं। हमारे जो YouTube के लोडकर्ता हैं डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी, जो रायबरेली के पास जगदीशपुर को बिलोंग करते हैं, उनके YouTube चैनल वॉइस ऑफ इलेक्ट्रोहोपैथी को विभिन्न गतिविधियों के कारण शायद स्ट्रेस किया गया या बैन किया गया या उसको लॉक किया गया या कुछ लोगों ने उसको शासन लॉक करा दिया कुछ कमेंट्स YouTube चैनल को भेज करके। लेकिन वो इतने उत्साही हैं कि उनके YouTube चैनल के बंद होते उन्होंने अपने पत्नी के लैपटॉप पर जो YouTube चैनल उन्होंने बना रखा था उस पर इसको लोड करना आप सबकी सुविधा के लिए आरंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि रास्ते में मेरे कांटे तो बहुत बिछाए जा रहे हैं, लेकिन मैं उन कांटों पर और टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने का आदी हो चुका हूं। और हमारे जो साथी लोग हैं जो कंधे पर उठा करके मुझे आगे जहाँ पर कांटे पड़े होते हैं वहाँ पे मुझको कंधों पे उठा लेते हैं, जहाँ पे कीचड़ होता है वहाँ पे मुझको हाथ से उठा करके सहारा दे देते हैं, जहाँ पे कांच के टुकड़े होते हैं वहाँ मुझको अपने हाथों के पंजे पर उठा करके अपने पैर लगा लेते हैं। तो ऐसे तमाम चाहने वालों के बीच ये आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अभी इलेक्ट्रोहोपैथी को आगे बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए जिंदा है और आप सबके बीच अभी घुड़दौड़ में शामिल है। अभी जब तक हमारी आस है तब तक मैं अपनी सांस को इससे जोड़े रखूंगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग हमें नहीं चाहते हैं वो चोरी छिपे हमको सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो YouTube खोल के सुन लेते हों, चाहे हमारी ID खोल के सुन लेते हों, और फिर अपने कुछ एक दो उनके जो अनुयायी हैं उनका दिल रखने के लिए एक आध लाइन हमारे विरोध में लिख ही देते हैं। हमारे अनूप बर्नवाल जी बहुत परेशान थे कि मेरे YouTube चैनल पे लोग लिख देते हैं, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा लिखने दीजिए, अब इग्नोर करिए। इग्नोर करने के बाद वो स्वतः आत्मसात करेंगे और जब वो देखेंगे कि अब उनको वैल्यू नहीं दी जा रही, उनके कमेंट्स की वैल्यू नहीं हो रही है और चाहने वाले अनिल श्रीवास्तव के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मन मार के थक हार के बैठ जाएंगे। क्योंकि वो इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में बिजनेस करने आए थे और उनके बिजनेस में अनिल श्रीवास्तव एक बाधक बन के खड़े हैं, क्योंकि हम नए इलेक्ट्रोहोपैथ को एक सही रास्ते पर ला रहे हैं। हम जो भूले भटके हमारे इलेक्ट्रोहोपैथिक साथी थे जिनको रुपये पर कागज़ की डिग्री पकड़ा दी गई थी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहने से चूकता भी नहीं हूँ। लखनऊ के एक नवाब थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने इलेक्ट्रोहोपैथी के कागज़ को गांव-गांव गलियों गलियों में जा कर के सिर्फ अपने जीने खाने, अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए एक संस्था बनाई और उस संस्था के नाम से कागज़ बांटना शुरू किया और जिससे जितना मिल गया उतना ले लिया। और उन्होंने पूरे पूर्वांचल में जितने लोगों को इलेक्ट्रोहोपैथिक डॉक्टर बना दिया, शायद वो एक रिकॉर्ड है भारतवर्ष में। और उन्हीं में से तमाम गांव में, तबके में, गलियों में, कूचों में इलेक्ट्रोहोपैथी के डॉक्टर जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखियों पर चल रहे हैं, जब उनके यहाँ छापा पड़ता है तो अखबारों में आता है इलेक्ट्रोहोपैथी का चिकित्सक झोला छाप के रूप में पकड़ा गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रोहोपैथी प्रैक्टिस करते नहीं हैं। और कुछ उन्हीं में से जो थोड़ा बहुत तेज तर्रार थे, थोड़ा बहुत तिकड़मी थे, उन्होंने इलेक्ट्रोहोपैथी का बोर्ड लगाया और इलेक्ट्रोहोपैथी के नाम पे अपना खेल शुरू किया। कुछ लोगों ने ऑनलाइन क्लास लिया, कुछ लोगों ने किताब लिखने का नाटक किया, कुछ लोग अभी भी किताब लिखने और एडवांस मांगने में आगे हैं, लेकिन किताब ना लिखी गई, ना किताब पाठकों को भेजी गई, ना पोस्ट ऑफिस से उसको पोस्ट किया गया, लेकिन एडवांस पैसे अपने खाते में मंगाए ज़रूर गए।
ऐसे तमाम लोग हैं, किसी एक का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से एक और संस्था थी कानपुर में, मैं तो कानपुर का ही रहने वाला हूँ, बस्ती तो आकर के बस गया। तो और भी एक संस्था थी कानपुर में जो गोविंद नगर में जूही के पास ही थी। डॉक्टर इदरीसी के कार्यालय के कुछ दूर आगे पीछे उनका भी एक छोटा सा कार्यालय था। उन्होंने भी अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को जिलाने का एक जरिया बनाया और खूब डिग्रियां बांटी। कोई भी उनके पास पहुंच गया, तब टाइपराइटर मशीन हुआ करते थे, टाइपराइटर बैठ करके वो टाइप करके और मार्कशीट और कागज़ दे देते थे और रुपया ले लेते थे। उनमें उनके भी चेले इस समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बड़े विशेषज्ञ बनते हैं, जिनको ABCD भी उस संस्थान नहीं पढ़ाया। और ऐसे तमाम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विद्वान बनते हैं जिन्होंने स्वयं किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का शकल नहीं देखा, घर बैठे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कागज़ चंद रुपयों पर प्राप्त कर लिया, या उस संस्था की दलाली करके प्राप्त कर लिया कि मैं आपको 10 लोगों को दिलवा दूंगा, 15 लोगों को दिलवा दूंगा, मेरी फ्री कर दीजिए। ऐसे भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस समाज में हैं और अनिल श्रीवास्तव उनको बाई नेम, बाई फेस, बाई रिकॉर्ड जानते हैं। और अनिल श्रीवास्तव ही नहीं जानते, पूरा प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश तो कम से कम जानता है। और ऐसे तमाम लोग विभिन्न प्रांतों में भी हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर लोगों को एक तरीके से अनपढ़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का परीक्षा में नकल करके टॉप कर जाए और बाद में वो किसी कंपटीशन में बैठे, वहाँ पर वो डिफीट खा जाए, तो कहता है अपने परिवार वालों से कि नकल करा के आप ही ने तो पास किया था, मैं कंपटीशन में नहीं आया तो मेरा क्या दोष है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिग्रियां तो सब पा गए, लेकिन काम करने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उस सापेक्ष दिखाई नहीं पड़े। हमारे एक साथी लिखते हैं कि इनका क्लास तो कम रहता है, बकवास ज़्यादा रहती है। और ये बकवास इसीलिए रहती है कि लोगों को लगता है कि मैं यथार्थ बोल देता हूँ, यथार्थ की सच्चाई दे देता हूँ। और इन्हीं में से यही जो संस्थाएं कागज़ बांट रही हैं या कागज़ों को बांटती हैं, इन्हीं संस्थाओं के प्रोडक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए आज खतरा बन करके बैठे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति, ना तो ये खुद कोई काम करते हैं और ना ये खुद दूसरों को काम करने देते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सरताज बन करके, संस्थान के अध्यक्ष बन करके या विभिन्न एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग चंदा लेने का, एसोसिएशन के मेंबर बनाने का खेल करते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खेल करते हैं। इनको प्रैक्टिशनर्स बनाने से कोई लेना देना नहीं है, इनको फार्मूलों से कोई लेना देना नहीं है। आज तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लिखने की जहमत 1 या 2 राइटरों ने किया, और वो भी घिसे पिटे स्टाइल में। सब ने मैटेरिया मेड का लिखी, सब ने फार्मेसी किताब लिखी, क्योंकि वो आसान है, किताबों से नकल करके उठा लेना है, किताबों के प्लांट को डाल देना है, प्लांट का परसेंटेज दे देना है, और मैटी जी की किताब से कुछ उनकी किताबों के जो अनुयायी लोगों ने उनकी किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ उठा के 2-4 लाइनों को जोड़ करके और एक टेक्स्ट बुक तैयार कर देना है। वही लोग मेरी आलोचना करते हैं कि अनिल श्रीवास्तव को मेडिकल टर्म नहीं आता, अनिल श्रीवास्तव को कुछ आता नहीं, बस ये केवल सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रचारित करते हैं। चलिए, अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हमारे YouTube चैनल पर भी आकर के हमको देखने का प्रयास करते हैं। इससे अच्छा ये लगता है कि उनको मेरी बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कष्ट इसलिए होता है कि वो सोशल मीडिया पे छा नहीं रहे हैं। चलिए, आप सब छा जाइए, आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप लोग भी क्लास चलाइए, लोगों को पढ़ाइए, प्रैक्टिशनर बनाइए। आपके विचार भी लोग जानेंगे तो उस पर भी मीडिया के कमेंट्स आएंगे। आप अपने घरों में बंद करके केवल मेरे क्लास सुन करके कमेंट क्यों करते हैं? आप भी आइए खुल करके मैदान में, आप भी ऐसे अपना समय बर्बाद कीजिए, नेट बर्बाद कीजिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए कि आप भी क्लास पढ़ा रहे हैं। पूरा देश देखे तो आपकी क्या क्षमता है। केवल आपके कमेंट्स करने की क्षमता अगर लोग देखते हैं तो आपके क्लास पढ़ाने की क्षमता भी लोग देखें। आइए, हो सकता है कुछ आप अच्छा बताएं तो मैं भी उसको आत्मसात करूँ। जैसे अशोक मौर्य जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। मैं उनके हर बात को, डॉक्टर RC प्रसाद पटना से बहुत अच्छा बताते हैं, मैं उसको सुनता हूँ, आत्मसात करता हूँ। सुदामा प्रसाद जी की तमाम आर्टिकल्स जो मेरे पास पर्सनल मैटर पे वो भेजते हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आते हैं, हमारा उनका सवाल जवाब होता है और हम दोनों लोग एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी निकल के आइए ना,
जो लोग कमेंट्स करते हैं मेरे इस क्लास पर या मेरे ऑडियो पर या मेरे वीडियो पर या यूट्यूब पर जा करके लिखते हैं, मेरा उन लोगों से करबद्ध निवेदन है कि वो आएँ और अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के लिए एक स्तंभ बने, क्योंकि अनिल श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा दिन तक तो क्लास नहीं चलाने वाले हैं, या बहुत मैं 1 साल चला लूँ 2 साल चला लूँ। आप लोग युवा हैं, आइए साथी, मुझसे तो आपकी उम्र कम ही होगी ना, आपका तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का फेसबुक पे दिखाई पड़ता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप कम से कम आएँ आगे और निकल करके हमारे साथियों को कुछ बताने का प्रयास करें, लोग आपको लाइक करें। आपके साथ मेरा आशीर्वाद रहेगा अगर आप मुझे सीनियर मानते हैं। तो आइए, कुछ बातें हो गई विषय से विषयांतर, और ये टाइम मैं इसलिए पास करता हूँ कि हमारे जो ऑनलाइन साथी हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएं। बहुत से ऑनलाइन साथी इस समय लाइन पर हैं। सई अरोरा जी हैं, डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी हैं, डॉक्टर गुरदीश सिंह गुरदीश जी हैं, देवेंद्र पाठक जी हैं, दिलीप साहू जी हैं, संजय कुमार जी हैं, दिलदार जी हैं, प्रमोद प्रसाद जी हैं, जियालाल प्रसाद जी हैं, मोतीलाल शर्मा जी लाइन पर हैं, उदय भान जी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी हैं, रविकांत द्विवेदी जी हैं, विमल बिहारी जी हैं, कृष्ण कुमार केसरी जी हैं। बहुत से साथी इस समय लाइन पर आ चुके हैं और सबके नाम जल्दी आ रहे हैं तो चले जा रहे हैं, इस नाते मैं सबका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मिस्टर अजय कुमार जी हैं लाइन पर, सुभाष आवटे जी भी ला चुके हैं, अमित कुमार जी हैं, समीर पात्रा जी हैं, रविकांत द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर आर पी सैनी मथुरा से हैं, राम पलाट निराला जी हैं, हृदय शर्मा जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, अजय कुमार, रविंदर सिंह जी हैं, AK सरकार जी हैं, डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी हैं, उदयभान मलिक जी हैं, मोतीलाल शर्मा जी। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस क्लास में। और अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव मेडिसिन यफोन और वेनवन की। CNS में हमने 6 औषधियों का मिश्रण अपने निजी प्रयोग के तौर पर, अपने निजी अनुभव पर, मैंने CNS बनाया क्यों था और कब बनाया था, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। दरअसल कई रोगी ऐसे आते थे जहां पर हमको उनकी तमाम समस्याओं को सुनने के बाद यफोन और वेनवन को उठाना पड़ता था, यस5C5 को उठाना पड़ता था, L1A3 को उठाना पड़ता था, और 6 शीशियों को हमें लगातार उठा करके उसको मिलाना पड़ता था। तो मैं एक दिन विचार कर रहा था, जब मैं इन 6 शीशियों को लगातार मिला के देता हूँ और इनके विभिन्न कंप्लेंट्स पर मुझे लगता है कि ये दवाएं ज़रूर देनी चाहिए, तो क्यों ना मैं इन 6 दवाओं को मिला करके एक दवा बना करके उसको दे करके देखूँ इसका क्या परिणाम होता है। जैसे मैं 6 दवाइयों को मिलाता था, उसके साथ अन्य दवाइयाँ भी देता था। मान लीजिए हमने ये 6 दवाइयाँ दिया, 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ और मिला दिया, तो दवाइयों की संख्या 8, 9, 10 हो जाती थी। तो हमने कहा नहीं, हम इस 6 दवाओं को मिला के एक दवा बना दें और फिर वो एक दवा के रूप में यूज की जाए। तो हमने सोचा इसका परसेंटेज क्या रखा जाए। तो जब हमने उसका विचार किया कि अगर इसको समान अनुपात में मिलाया जाए और फिर इसके काम को देखा जाए, तो सबसे पहले मैंने रोगियों पर इसका प्रयोग नहीं किया। सबसे पहले CNS का प्रयोग मैंने स्वयं अपने दिन भर के थके हुए, दिन भर के बिजी कार्यक्रम के बिजी शेड्यूल को अपनाने के बाद हमने इसको अपने ऊपर यूज़ किया कि रात में भोजन के बाद अगर CNS की हम 10 ड्रॉप ले लें तो देखें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और मुझे उसका प्रभाव ये लगा कि रात में भोजन के बाद अगर मैं 10 ड्रॉप CNS ले लेता हूँ तो विदिन हाफ आवर मुझे बिस्तर पर जाने की ज़रूरत पड़ जाती है और आंखों में नींद छाने लगती है, और फिर गहरी नींद में सोने के बाद हम जब उठते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। ये प्रयोग मैंने लगभग 15 दिन अपने ऊपर किया। फिर मैंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को चेक करना शुरू किया। हमने 1-2 मित्रों को, जिनको शिकायत थी कि मुझे नींद नहीं आती है, दिन भर बहुत दिक्कतें रहती, तमाम चिंताएं रहती हैं, तमाम भाग दौड़ रहता है, खान पान सही नहीं रहता है, तो जब मैंने उनको भी CNS देना शुरू किया तो उन लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम करती भाई, बहुत जल्दी हम सो जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है, और सुबह जब उठते हैं तो हमको बड़ी फ्रेशनेस महसूस होती है। बस वहीं लगभग हमने 40-50 लोगों पे इसका प्रयोग करने के बाद हमने अपने रोगियों को बिना बताए कि हम आपको कौन सी दवा दे रहे हैं, हम उनको CNS का एक अलग से शीशी पकड़ा देते थे और कहते थे इस दवा को केवल रात में सोते समय लीजिएगा। और वो उस दवा के कारण, चूंकि उसमें जो 6 दवाएं मिली थी, जिनमें से 4 औषधियों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ, सिर्फ 2 औषधियाँ आज चर्चा में हैं, यफोन और वेनवन। यफोन के बारे में अगर हम कहें
तो ये इसमें 9 पौधों को मिलाया गया है। पौधे आप सब ने पढ़ रखे हैं, मैट्रिया मेडिका मैंने लिख दिया है, बुक आपके पास जा चुकी है। इस नाते उन पौधों का नाम बार बार लेना ये केवल हमारे समय को थोड़ा सा शेड्यूल में रोकना है। इस नाते मैं ये बता दूं कि F1 में 9 पौधों का मिश्रण है और 9 पौधों को जब आप 100 से भाग देते हैं तो लगभग वो जा कर के मैंने लगभग 12% और 13% के आसपास हम इन दवाओं को, इन पौधों के अर्क को आपस में मिला लेते हैं और हमारा F1 तैयार हो जाता है। इनको हम बराबर रेशियो में मिलाते हैं, बराबर ड्रॉप में मिलाते हैं, RS में मिलाएं। आज हमारे एक साथी ने हमसे सवाल किया था कि सर क्या हम अगर डिस्टिल वाटर के बजाय RS में मिला लें? तो मैंने कहा अगर आपके यहाँ ग्लोब्यूल्स में देने की सुविधा आपको लगती है तो आप RS में भी इसको 5 ml को 450 ml के RS में डाल करके इसको बना सकते हैं। देखिए RS में देने का जो तरीका है, RS को उड़ जाना चाहिए। जब आप उसको गोली में डाल के देंगे तो जो मेडिसिन का पार्ट होगा 5 ml 445 ml में, यानी 445 + 5 = 450 ml। तो जब आप गोली में डाल करके उसको देंगे तो रोगी से ये कहा करिए, एक बात का ध्यान रखिए, हमारे जो युवा साथी हैं या हमारे जो पुराने साथी हैं, कभी भी अगर आप ग्लोब्यूल्स में RS वाली मेडिसिन को देते हैं रोगी को, तो रोगी से आप ये कहिए कि घर में जा कर के इस शीशी का ढक्कन खोल के रख दीजिए कम से कम 15-20 मिनट। और उससे क्या होगा कि दवा तो उस ग्लोब्यूल्स में ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, जो RS की मात्रा है वो उड़ जाएगी, और जब वो RS की मात्रा उड़ जाएगी तो उस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं दिखेगा और वो दवा के रूप में काम करेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम रमाशंकर जी के साथ थे तो जब दवाओं को हम लोग बनाते थे तो अखबार पे फैला करके पंखा चला देते ताकि RS उड़ जाए। भले आप RS में बना करके अपने बॉटल में रख लेते हैं 450 ml में, लेकिन अगर आप लिक्विड में देते हैं तो डाइल्यूट, चूँकि उसमें डिस्टिल वाटर में आप डाल करके देंगे, तो डिस्टिल वाटर में अगर आप डाल के देते हैं RS तो वो RS नुकसान ज़रूर करेगा, क्योंकि RS की मात्रा बॉडी में जाकर के कहीं ना कहीं तो अपना रूप दिखाएगी ही। इस नाते मेरा निवेदन है कि अगर आप RS में बनाते हैं तो फिर आप गोलियों का यूज़ करिए, और गोली को जब वो घर में, गोली को कहिए घोल करके पी जाए पेशेंट, गोली को दीजिए और कहिए इसमें से 5 गोली या 2 गोली 1 कप पानी में घोल करके चम्मच से हिला करके इसको आप पीजिए 3 बार 4 बार। मैं भी देता हूँ गोलियों में, मेरे पास गोलियाँ हैं 40 नंबर 20 नंबर 60 नंबर की सभी गोलियाँ हैं जिस तरह से मुझे देना होता है। तो लेकिन मैं फिर रोगी से कहता हूँ कि इसको घर में जा कर के घोल लीजिए, पहले इसको शीशी को ढक्कन को खोल के रख दीजिए 20 मिनट और फिर शीशी को बंद कर दिए। फिर आप इससे जब आप 5 गोली 3 गोली घोल करके लेंगे तो वो भी काम उतना ही करेगी और अच्छा काम करेगी। लेकिन आप RS में बना हुआ जो आपका मेडिसिन है उसको आप डिस्टिल वाटर में गिरा करके 10 बूंद 15 बूंद ना दीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो दवाएं उतना अच्छा काम नहीं करेंगी और उसका कोई ना कोई एग्रावेशन या कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। चेहरे पर दाने निकल सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है, जीभ में छाले पड़ सकते हैं, आपके ओंठों के आसपास लार कम बन सकती है, ओंठों में लालीपन आ सकता है अंदर की तरफ स्किन में। ये तमाम एग्रावेशन केवल और केवल RS के नाते होता है। RS मीन रेक्टिफाइड स्पिरिट है, और स्पिरिट की मात्रा जब हमारे बॉडी में जाएगी तो निश्चित से कहीं ना कहीं उसकी एलर्जी, जो एलर्जिक सफिशिएंट उसका विस्कोसिटी होगी, वो कहीं ना कहीं जाके उसका रिएक्ट करेगी। इस नाते ध्यान रखें कि अगर आप RS में बनाते हैं तो प्लीज़ RS को केवल गोलियों में घोल करके दीजिए, गोली में डालिए और उससे कहिए घोल के पिए। अब जो आपकी F1 है इसमें 9 पौधों को मिलाया गया है, 12 और 13% के आसपास। ये आपकी ऑटोनॉमिक इन्वॉल्यूटरी नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। अब एनाटॉमी को जानने वाले लोग ऑटोनॉमिक इन्वॉल्यूटरी नर्वस सिस्टम बॉडी के किन किन भागों में होता है, जिन जिन भागों में ऑटोनॉमिक सिस्टम नर्व का होता है, उन भागों के लिए F1 एकदम जादू का काम करेगी। अब जरा वो अंग आप जान लें। हार्ट आपके बिना किसी निर्देश के चलता है, आपकी पलकें, आपके आंसू, आपका लंग्स, आपकी लार निकलना, आपके स्टमक में पाचन क्रिया का आरंभ होना, आपके पेशाब का निकलना, आपके पसीने का निकलना, आपके माउथ ऑर्गन के अंदर जब आप भोजन करने के पहले ही आपको लार निकलना आरंभ हो जाता है, आँखों में कोई चीज़ पड़ जाए तो पानी अपने आप निकलने लगता है, जब आप भावनाग्रसित हो जाते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं तो आपको आंसू आने लगते हैं, एलर्जी हो जाती तो आपके नाक से नाक बहने लगती है,
आप कहीं जा रहे हैं और आपको सामने में कोई खतरा नज़र आता है तो आप अपने ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के माध्यम से अपने आप को सतर्क कर लेते हैं। यानी अब आप सोच सकते हैं कि शरीर का कोई ऐसा अंग, कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पे ऑटोनॉमिक सिस्टम की पकड़ ना हो। तो जब ऑटोनॉमिक सिस्टम की पकड़ है नर्व की, तो हर अंगों के लिए F1 एक जादू का काम करेगा, F1 एक मोटिवेटर का काम करेगा, F1 का प्रभाव एक अलग किस्म का होगा। अब जो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड बहने की, ब्लड है क्या? आपका टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का सेल है, जो सेल का ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है वन सेल से वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये वैस्कुलर टिश्यू है और वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पॉन्जी टिश्यू जिसको आप कह सकते हैं बोन को। तो जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आर्टरीज और वेन्स को स्वतः रक्त बहने की जो प्रक्रिया है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। इस नाते ब्लड सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ब्रेन के सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आई में, नाक में, माउथ में, इन तमाम अंगों से संबंधित जो क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ में F1 का काम नंबर 1 पर होगा। और आप F1 को जब P1 P4 के साथ आप देते हैं, मैंने अभी आपको कोरोना में ऑक्सीजन लेवल के बढ़ाने की बात की, जहाँ पे आप P4 के साथ F1 देते हैं, ऑक्सीजन लेवल अपने आप इन्वॉल्व करने लगता है, क्योंकि वो ऑटोनॉमिक सिस्टम है लंग्स में। फेफड़े का उठना गिरना, ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का जा करके हीमोग्लोबिन के साथ मिलना, हीमोग्लोबिन बनना, ये सब काम ऑटोनॉमिक सिस्टम में है। इस कारण से आप देख सकते हैं कि ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है वहाँ पे F1 का बहुत अच्छा काम है। ये एक तरीके की जो जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत जिद्दी है तो वहाँ पे जब आप F1 देंगे S10 के साथ, तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा। आप दे करके देखिए, हमारे तमाम साथी कहते हैं कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है, वो जो भी दवा दे रहे हैं, चाहे वो S10 दे रहे हैं, चाहे स्लास दे रहे हैं, उसके साथ L3 दे रहे हैं, जैसे आप F1 लगाएंगे वैसे उसका काम बढ़ जाएगा। इसी नाते L3 के साथ मैं CNS आपको जुड़वा देता हूँ, इसीलिए CNS को मैंने कंपलसरी मेडिसिन बनाया है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं वेन-1 की। वेन-1 एक पूरा ग्रंथ है। अगर वेन-1 पे लिखा जाए तो पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है यश1 की तरह के, जैसे यश1 हमारी यूनिवर्सल रेमेडी है और उसी तरीके से वेन-1 है। आपको याद होगा जब मैं विभिन्न औषधियों के बारे में क्लास चर्चा कर रहा था तो मैंने वहाँ भी वेन-1 के बारे में इस बात को कहा था। हमारे कई साथी ये कहते हैं कि सर आप जब टीवी चैनल पर बोलते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो आप उसी चीज़ को एक्सप्लेन थोड़ा दूसरी तरीके से करते हैं। आप जब एक बार जो चीज़ बता देते हैं उसको जब दोबारा फिर कभी शुरू करते हैं तो उसमें आपके एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बदल जाता है। मैं आपको बता दूं, चूँकि मैं बाय प्रोफेशन बायोलॉजी का लेक्चरर था, प्रिंसिपल मैं बाद में बना, और प्रिंसिपल बनने के बाद भी अभी भी मैं अपना प्रॉपर सीनियर क्लास में बायोलॉजी क्लास लेता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, जैसे मैं नोट्स लिखाता हूँ तो मैं किसी किताब से नोट्स नहीं लिखाता, मैं चलते हुए बोलता रहता हूँ, कहता हूँ लिखिए। अगर आज किसी क्लास में सपोज कीजिए कि 2 सेक्शन हैं और मुझे डाइजेशन सिस्टम लिखाना है दोनों ही सेक्शन में जा कर के और नोट्स लिखवाना है, तो मूल चीज़ें वही रहेंगी, एंजाइम्स हार्मोन्स के नाम वही रहेंगे, उनकी क्रियाओं का तरीका वही रहेगा, लेकिन हमारी भाषा दोनों सेक्शन में बदली हुई नज़र आएगी। मैं अगर A1 सेक्शन में डाइजेशन पढ़ाने गया, डायग्राम वही रहेगा, नाम वही रहेगा, लेकिन बोलने का तरीका, उनको समझाने का तरीका उस सेक्शन का अलग रहेगा और उस सेक्शन का अलग रहेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो लगातार पढ़ाने में रहता है, जो लगातार बताने में रहता है, उसके करंट के समय जो बातें दिमाग में आती हैं उन बातों को जोड़ते हुए वो अपने सामने वाले को समझाने का प्रयास करता है। जैसे हम वेन-1 के पौधे नहीं गलत बता सकते, वेन-1 का फार्मूला गलत नहीं बता सकते, वेन-1 की कार्य पद्धति गलत नहीं बता सकते, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है हमने पिछले क्लास में, हमारे पास समय की एक लिमिटेशन रही हो, हमने उसको कुछ कम बताया हो, यहाँ पे हम कुछ आपको और बातें बता रहे हो। जैसे हो सकता है F1 के बारे में मैंने वहाँ पे कुछ कम बताया हो, यहाँ कुछ ज़्यादा बताया हो, लेकिन मूल प्रोसेस वही रहेगा। और उससे होता क्या है कि ये फिर रटी रटाई विद्या समझ में नहीं आती है।
जैसे मैं कोई टेप रिकॉर्ड तो हो नहीं कि मैंने ऑन कर दिया, जो एक बार बोला वही 4 बार बोलता चला गया। इससे लगता है कि मैं हर बात में मंथन करता हूँ, चिंतन करता हूँ और फिर अपने आप सामने वाले के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। मैं किसी किताब की रटी रटाई भाषा नहीं बोलता, मैं कोई लाइनें याद करके आपको नहीं बोलता कि मुझे ये बोलना है। हाँ, आने के पहले कुछ पॉइंट्स ज़रूर नोट करता हूँ जिस पर मुझे चर्चा करनी है। जैसे मैंने आने के पहले ये बेन 1 पर इतने पॉइंट्स नोट किए कि मुझे इतने पॉइंट्स पर बोलना है, या फ़ोन पर मैंने इतने पॉइंट्स नोट किए कि मुझे इतने पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करनी है। ये तो मैं लिखता हूँ क्योंकि वो मेरे रूटीन में शुमार है। मेरी जो स्टडी करने की आदत है या कुछ भी बताने के पहले मैं एक बार किताबों को पलटना चाहता हूँ। और यही एक फिलॉसफर ने लिखा था कि किसी भी सामने वाले व्यक्ति को समझाने के पहले अपनी सहायक पुस्तकों का एक बार पन्ना पलटना बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है, और मैं वही करता हूँ। मैं आपके बीच आने के पहले अपने विषय को एक बार रिफ्रेश करता हूँ कि मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ खास पॉइंट क्या हो सकते हैं वो बताया जाए। तो ये बेन 1 की जहाँ तक बात है, बेन 1 वास्तव में एक अद्वितीय, अवर्णनीय मेडिसिन है जिसका हमारे बॉडी के हर ऑर्गन पर, या फोन की तरह वो ऑटोनॉमिक थी, और ये रेटिकुलो एंडोथीसियल सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर, हमारी आल सेल्स पर, फाइब्रस पर, सेरेब्रल पर, सेरेबेरम पर, जहाँ तक आप देखें, हमारे नोज़ पर, थ्रोट पर, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स पर, हर जगह या बेन 1 का या बेनरियो 1 का प्रयोग होता है। हम अगर इसका प्रभाव देखें, जेनिटल ऑर्गन्स पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, विशेष करके महिलाओं के जेनिटल ऑर्गन्स पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है, लेकिन पुरुषों के जेनिटल ऑर्गन्स के लिए भी यही दवा है। इसमें L1, C1, C2, C4, C6 सब के साथ G को मिलाने के बाद इसकी एक पूरक औषध तैयार की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि ये डाययूरेटिक भी होता है, ये मेटाबॉलिक, न्यूरोटिव, दर्दनाशक, आत्मसंतुष्टि देने वाला, मन को शांत करने वाला, विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में, फीवर में F1 और बेन 1 और WE दे दीजिए तो फिर उसका कमाल ही कमाल है। कुछ जिद्दी फीवर होते हैं जहां पर हम बेन 1 का प्रयोग WE के साथ करके बुखार को उतारने का प्रयास करते हैं। इसमें 16 पौधे मिलाए गए हैं बेन 1 में, और 16 पौधे, ये एक अकेली ऐसी मेडिसिन है जिसमें सबसे अधिक पौधों का मिश्रण किया गया है, तो सबसे अधिक इसका कार्य भी किया गया है। इसलिए बॉडी के हर सिस्टम पर, हर ऑर्गन पर F1 और बेन 1 का एक कॉम्बिनेशन है काम करने का। दोनों एक दूसरे की पूरक मेडिसिन है, और दोनों यश1 के स्थान पर जितना काम यश1 का है, यश1 एक यूनिवर्सल रेमेडी मानी गई जो हर सिस्टम पर, हर ऑर्गन पर अपना प्रभाव दिखाती है। आपके पास कोई मेडिसिन नहीं, आप यश1 आपके पास है तो आधा रोग आप दूर कर लेते हैं। उसी प्रकार से यश1 के साथ अगर F1 और बेन 1 जोड़ दें तो ये एक इलेक्ट्रोहोपैथी की बिल्कुल करामात मेडिसिन है। मैं एक और कॉम्बिनेशन पर काम कर रहा हूँ, अभी आपको नहीं बताऊँगा। जैसे मैंने CNS बनाया है वैसे मैं एक और मेडिसिन का कंपाउंड बना करके उसका प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत जल्द उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। CNS में हमने आपको एक्यूट, क्रॉनिक और रनर, ये हमने 3 CNS आपको बताए हैं। तो आप जहाँ पर हम S5 हटा करके यश1 देते हैं और फिर S5 हटा के P1 देते हैं। P1 वहाँ पर देते हैं जो रनर, जहाँ पे हमको ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि P1 ऑक्सीजन को लेकर के पल्मोनरी सिस्टम को मजबूत करता है। उसी तरीके से यश1 जब हम लगा देते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स को वो कवर कर लेता है। तो एक्यूट, क्रॉनिक और रनर CNS के इस सारे ऑब्जेक्ट को और सारे पार्ट को जो हमने 6 मेडिसिन मिलाई थी, हमने आपसे उस पर चर्चा किया। स्वाभाविक है कि आपको CNS पसंद आ रही है, पूरे देश को पसंद आ रही है। ये अलग बात है कि हमारे कुछ साथी CNS पर आलोचना करते हैं, वो उनका स्वभाव है। तो CNS के बारे में बस आज इतना ही। कल हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के कुछ जवाब उठाने के, आपके कुछ विभिन्न रोगों पर चर्चा करने के लिए। अभी से सब्जेक्ट तय नहीं है, मैं कल आपको सब्जेक्ट दूंगा। कल रविवार भी है और कल फिर हमारा एक TV चैनल पर इंटरव्यू है। अगर समय से इंटरव्यू समाप्त हो जाता है तो मैं आपसे मुलाकात ज़रूर करूंगा। तो तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।